हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इवेल्युएशन की एक मॉडर्न टेक्निक है, एक नया तरीका है जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। उसका नाम है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है और किन शिक्षा नीतियों में या कौन सी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज थी जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए कहा गया, और सतत और व्यापक व्यापक मूल्यांकन हमें कैसे करना चाहिए, इसके फ्रेम्स क्या होते हैं, इसके डोमेन्स कौन कौन से हैं। इन्हीं सारी बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बेटा, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, सतत एवं व्यापक, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव का क्या मतलब है? सतत और व्यापक। सतत का मतलब क्या हुआ? लगातार। और व्यापक का मतलब हुआ पूरी तरह से। अगर हम किसी व्यक्ति का लगातार मूल्यांकन करें और उसके सारे डोमेन या सारे डायमेंशंस का अगर मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि ये सतत और व्यापक मूल्यांकन है। पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में मूल्यांकन का जो नजरिया था वो सिर्फ इतना था कि टीच विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन सा पेपर पढ़ रहा है, कौन सा करिकुलम पढ़ रहा है, उस करिकुलम में उसने कितना सीखा। हम पहले सिर्फ इसी का मूल्यांकन करते थे, तो ये मूल्यांकन व्यापक नहीं था। और हम क्या करते थे? और हम पढ़ाई के लास्ट में एक टेस्ट ले लिया करते थे और उस टेस्ट से हम उसका रिजल्ट बना दिया करते थे। तो ये मूल्यांकन सतत भी नहीं था। सतत का मतलब क्या? लगातार मूल्यांकन करना। सतत का मतलब कंटिन्यूअस। और जो पुरानी हमारी पद्धति है मूल्यांकन की, वो पद्धति क्या है? एनुअल एग्जामिनेशन की पद्धति है। यानी पूरा पढ़ा लिखा लिया, फिर एक बार एग्जाम्पल लिए, तो इस मूल्यांकन को हम सतत नहीं कह सकते। ये कोर्स के एंड में, क्लास के एंड में, पेपर के एंड में या एग्जाम के एंड में एग्जामिनेशन लेने की परंपरा हमारी पुरानी थी। ठीक है? तो इसको हमने एक्सचेंज किया। किससे एक्सचेंज किया? कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन से इसको हमने एक्सचेंज कर दिया। यानी यह मूल्यांकन कैसा हम करते हैं? सतत करते हैं, यानी लगातार मूल्यांकन बच्चों का करते हैं, और व्यापक करते हैं, उनके हर डायमेंशन, उनकी हर चीजों का, उनके सभी गुणों का मूल्यांकन करने का काम हम स्कूल लेवल पे करते हैं। और इसी को हम कहते हैं बेटा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब सतत और व्यापक मूल्यांकन को आपकी स्क्रीन पे इसको अलग अलग वर्ड्स को भी अगर इसको करके डिफाइन किया गया है। कंटिन्यूअस, द टर्म कंटिन्यूअस डिफाइंड दैट इट पुट्स स्ट्रेस ऑन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन इन टीचिंग लर्निंग एंड दस spread over the entire span on of an academic session। देख रहे हो ना? ओवर द इंटायर स्पैन ऑफ एन एकेडमिक सेशन। यानी कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस यह बताने का काम करता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो शिक्षण का मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन की प्रक्रिया इस तरह से हो कि वो केवल ईयर के एंड में या कोर्स के एंड में ना हो, वो हर समय हो। टीचर विद्यार्थी को कुछ पढ़ाए, थोड़ी सी भी बात बताए, तो उसको बताने के बाद उसका निश्चित रूप से वो मूल्यांकन करने का काम करे, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है? Continuous means to emphasize the evaluation of identified aspects of students' growth and development. It is a continuous process rather than an event related with the total teaching learning process. यानी कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब है कि टीचर जब कक्षा में पढ़ाए तो पढ़ाते समय विद्यार्थी के हर पहलू का मूल्यांकन करे। ठीक है? लगातार मूल्यांकन करे। और जो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस इवेल्युएशन बोलेंगे। अब कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या है? द टर्म कॉम्प्रहेंसिव मीन्स दैट इट assesses the all round development of the child personality, which cover both the scholastic and co-scholastic aspects
ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब व्यापक का मतलब क्या? व्यापक का मतलब कि विद्यार्थियों के सभी आयामों का सभी आयामों का मूल्यांकन करना, ये सभी आयामों का मूल्यांकन करना क्या कहलाएगा? कंप्रहेंसिव कहलाएगा, है ना। अब कंप्रहेंसिव में मूल्यांकन किसका करते हैं हम? स्कूलिस्टिक एंड को स्कूलिस्टिक डोमेन का मूल्यांकन करते हैं। अब ये स्कूलिस्टिक डोमेन और को स्कूलिस्टिक डोमेन क्या है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। यहाँ सिर्फ इतना समझ लो कि केवल पढ़ाई का ही मूल्यांकन नहीं करना है। क्लास में केवल विद्यार्थी पढ़ने ही नहीं जाता, पढ़ने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी पर्सनालिटी ग्रूम करती है, उसके अंदर लाइफ स्किल्स आती है, उसके अंदर जो है वो संगीत, कला, हाइजीन, दुनिया भर की चीज़ों में माहिर हो जाता है, ढेर सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। यानी करिकुलर, को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को जो हम जानते हैं, यानी पाठ्य क्रियाएँ, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ और जो पाठ्यांतर क्रियाओं के बारे में हम पहले से जानते हैं, उन सारी चीज़ों में वो निपुण हो जाता है। तो मूल्यांकन में कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि करिकुलर इवैल्यूएशन तो करें, उनके पेपर्स, उनके चैप्टर्स, उनके जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका मूल्यांकन तो करें, लेकिन साथ ही साथ क्लास में जो एक्टिविटी करता है, जैसे गेम करना, म्यूज़िक म्यूज़िक में पार्टिसिपेट करना या कोई और एक्टिविटी है, कोई ग्रूमिंग प्रोग्राम है, कोई मेंटल और फिजिकल हाइजीन की बात हो रही है, कहीं मॉरल एजुकेशन की बात हो रही है, तो इन सारी चीज़ों का भी मूल्यांकन करना कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी। सीसी का उद्देश्य क्या है? सीसी कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? सीसीई बोलते हैं। सी फॉर कंटीन्यूअस, सेकेंड सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, ई फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब हम यहाँ करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? टू मेक इवैल्यूएशन an integral part of teaching learning process। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्यों के अभिन्न अंग बनाने के लिए हमको सीसीई करना चाहिए, क्योंकि हम जब टीचिंग लर्निंग करते हैं बेटा, तो टीचर को हर समय चेक करना पड़ता है कि उसने क्या सीखा, या जिस गोल को या जिस उद्देश्य को लेकर हम पढ़ाने गए थे वो पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। इसका पता लगाने का काम हम सीसीई के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ना करें तो हम नहीं कर सकते। तो पहला गोल इसका यही है, टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी मूल्यांकन को अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने का उद्देश्य सीसीई का पहला उद्देश्य हुआ। दूसरा, टू यूज इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू डायग्नोसिस एंड रेमिडिएशन। यानी बच्चों के का जो उपलब्धि में सुधार है वो निदान और उपचार के माध्यम से पूरा करना। ठीक है? अब निदान और उपचार क्या है? निदान और उपचार का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो टीचर ने आपको क्लास में कुछ पढ़ाया और फिर वो क्या करेगा? वो चेक करेगा कि हमारे बच्चे ने कितना सीखा। अगर नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा? इस बात का पता लगाना ही बेटा डायग्नोसिस कहलाता है या निदान कहलाता है। तो निदान और उसके उपचार, अगर हमें मालूम चल गया कि बच्चे को सीखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है और अगर हम उस प्रॉब्लम को दूर कर दें तो इसी को उपचार कहते हैं। तो जो निदान और उपचार का मामला है, जो डायग्नोसिस और रेमेडिएशन का मामला है ना, उसके उसमें अगर हमें सुधार करना है तो हम सीसीई का उपयोग करेंगे। तो सीसी तो ये दूसरा इसका उद्देश्य हो गया, टू इवैल्यूएशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट थ्रू डायग्नोसिस एंड रेमेडिएशन। निदान और उपचार के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन करना। थर्ड क्या है? टू मेक साउंड जजमेंट एंड टेक टाइमली डिसीजंस फॉर लर्नर्स ग्रोथ।
लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग पेस एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी अगर हमें साउंड जजमेंट करना है, अगर हमें सही सही मूल्यांकन करना है, सही सही निर्णय लेना है और टाइमली अगर हमें डिसीजन लेना है बच्चे की ग्रोथ, लर्निंग ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, सीखने की प्रक्रिया के लिए, सीखने की गति के लिए, सीखने के वातावरण संबंधी अगर हमें निर्णय लेने हैं और अगर सही निर्णय लेने हैं तो भी हमको सीसीई करना पड़ेगा। तो सीसीई का तीसरा उद्देश्य हो गया कि सीखने के विकास, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की गति और सीखने का वातावरण विद्यार्थियों का कैसा है, वो सपोर्टिव है कि नहीं, इस बात को फिक्स करने का उद्देश्य लेकर हम सीसी करते हैं। ये इसका बेटा तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना? क्या हो गया? टू मेक साउंड जजमेंट फॉर। अब जो उसका चौथा पॉइंट है वो क्या है? टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट। अटेनमेंट का मतलब क्या हुआ? अटेनमेंट का मतलब क्या है? अटेनमेंट का मतलब होता है सीखना या पा जाना या प्राप्त कर लेना। टू मेंटेन डिजायर स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट, यानी प्राप्ति के वांछित मानक को बनाए रखने का के लिए। ठीक है, वांछित मानक को बनाए रखने का मतलब क्या? जैसे मान लिया अगर हमें क्लास में सेकंड डिवीजन मिलता है या हमें क्लास में फर्स्ट डिवीजन मिलता है तो क्या करता है, वे हमारे प्राप्तियों की एक कैटेगरी बताता है, एक मानक बताता है। तो सीसी क्या करता है? सीसी ये निर्धारित करता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड करता है कि हमें कम से कम कितना ज्ञान होना चाहिए कि हम इस क्लास को पार कर जाएं या इस क्लास को हम पास कर जाएं। तो ये सीसी क्या करता है? ये मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट। ठीक है, यानी प्राप्ति का वांछित मानक, इसको ये निश्चित करने का काम भी सीसीई के द्वारा होता है। टू प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, और तीसरा काम क्या करता है या लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? सीसी का, सीसी का लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि विद्यार्थियों को स्व मूल्यांकन करने के लिए समय प्रदान करना या पेश देना या इसके लिए स्कोप बनाना, ये काम भी सीसी द्वारा होता है। तो ये 3 4 5 ऑब्जेक्टिव लेकर हम सीसी करने की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा कि सीसीई क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, और इस सीसीई के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या है सीसीई सीखने के। अब हम बेटा हम जाएंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे और हम देखेंगे कि सीसीई कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके लिए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हम इसकी बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, एग्जामिनेशन इज द क्रूसियल प्रोसेस of our education system to determine the effectiveness of teaching learning process. But today's examination are not effective as they are to be in order to bring the quality improvement educational evaluation various committee and commission like। ठीक है, यानी जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, अगर हमें इसको प्रभावशाली बनाना तो इसमें मूल्यांकन अपनी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है ना? अगर हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है, इसकी गुणवत्ता अच्छा करनी है, तो हमें शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। और शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता को स्वतंत्रता से के पहले से लेकर आज तक इस पर जोर दिया जा रहा है। और जो सीसी की है बेटा, ये सीसी एनसीएफ 2005 की देन है। एनसीएफ 2005 के बाद से हम कंटिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन करने लगे, लेकिन सीसी के लिए हम एनसीएफ को ही नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। ये 1917 में जब सैडलर कमीशन बना, तो सैडलर कमीशन आया, फिर हार्टंग कमीशन कमेटी रिपोर्ट आई 1929 में, फिर सार्जेंट रिपोर्ट आया 1944 में, मुदालियर कमीशन इंडिपेंडेंट के बाद हमारे देश में हुआ 1952 टू 953 में, हंटर कमीशन आया।
ठीक है? और जो ये सारे कमीशन है, कोठारी कमीशंस आया, ये सारे कमीशंस या अगर और अच्छे कमीशंस की, ये सारे कमीशंस में निश्चित रूप से मूल्यांकन के मुद्दों को उठाया गया। लेकिन विशेष रूप से सतत और व्यापक मूल्यांकन या गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मूल्यांकन की बात बेटा कोठारी कमीशन से शुरू हुई। कोठारी कमीशन 1964 टू 1966, 1964 से लेकर 1966 के बीच में था, जिसके डायरेक्टर का नाम था दौलत राम कोठारी। और उन्होंने ही जो आज की जो शिक्षा जो नीति है हमारी, जो उस नीति के लिए इन्होंने अपने फैसले दिए इस आयोग ने। और इस आयोग ने भी आंतरिक मूल्यांकन या मूल्यांकन पे महत्व की बात करी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट कोठारी कमीशन का आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, आप इसको सुने और इसको जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये कोठारी कमीशन का स्टेटमेंट है इवेल्युएशन के लिए। This internal assessment of evaluation conducted by the school is of greater significance and should be given equal importance. It should be comprehensive, evaluating all those aspects of student growth and development that are measured by the external examination, and also those personality traits, interest, attitude which cannot be assessed by it। है ना? यानी स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन का बहुत अधिक महत्व होता है और इसको सम्मान दिया जाना चाहिए। और जो ये मूल्यांकन है, ये कैसा होना चाहिए? कंप्रहेंसिव होना चाहिए, ये व्यापक होना चाहिए और छात्रों के समस्त पहलुओं के वृद्धि और विकास के लिए मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है? जो क्या करे? जो बाहरी परीक्षा का माप करे, यानी उनके करिकुलर एक्टिविटी का माप करे, और क्या मापे? व्यक्तित्व के लक्षणों का माप करे, रुचियों का माप करे, दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करे। इस तरह से कोठारी कमीशन ने कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन पे जोर दिया और कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए कोठारी कमीशन की स्टेटमेंट्स हमने भी आपके सामने डिस्कस किए। कोठारी कमीशन के बाद नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई। और 1986 में बेटा कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया। कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन दैट incorporates both scholastic and co-scholastic aspects of evaluation spread over the span of instructional time। यानी जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन की जो डिफिनीशन है, ये 1986 में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, नई शिक्षा नीति 1986 थी, उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन को डिफाइन किया गया और बताया गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन केवल स्कूली क्रियाकलापों तक न सीमित रहकर जो गैर स्कूली क्रियाकलाप हैं उनका भी मूल्यांकन करता है। ये बात नेशनल पॉलिसी कमीशन 1986 में बताएगी। इसके बाद जो 1986 का एक कमीशन था बेटा, इसका रिवीजन आया राममूर्ति आयोग के नाम से 1992 में, जिसको सीएबीई भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में भी एमएचआरडी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को का जो सलाहकार परिषद था उसको भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सुझाव दिए गए। ठीक है, तो ये 1992 में भी इस पे काम किया गया। इसके बाद आया एनसीएफ 2005। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप एनसीएफ 2005। इससे निश्चित रूप से जो टेट और सीटेट का आप एग्जाम दोगे उसमें भी इसमें से क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि एनसीएफ 2005 के चेयरपर्सन कौन थे और मूल्यांकन के लिए एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिया गया। ठीक है, तो प्रोफेसर यशपाल का नाम आपने सुना होगा। प्रोफेसर यशपाल ही एनसीएफ 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है के लिए जो समिति बनी थी, उस समिति के चेयरपर्सन थे। आप नाम याद कर लो, प्रोफेसर यशपाल। और एक और अच्छी बात हमें बता दें प्रोफेसर यशपाल से जुड़ी हुई, एक और कमीशन आया था जिसमें बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने की बात की गई थी।
है ना? तो उस और ये बात भी प्रोफेसर यशपाल के द्वारा ही उठी थी। आप याद कर लो, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि प्रोफेसर यशपाल कौन थे? इनका योगदान क्या था? या कई-कई बार आ जाता है कि बच्चों के बोझ को कम करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी ये तो बात की बात हो गई। अब हम यहाँ बात करेंगे एनसीएफ से और सीसीई से क्या रिलेशन है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन द एग्जामिनेशन रिफॉर्म रिपोर्ट थ्रू एनसीईआरटी through NCERT mandates that every school should change their traditional education system to CCE with the major objectives. ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के बाद एनसीईआरटी ने क्या किया, सारे जो माध्यमिक विद्यालय थे, जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन थे, स्कूल थे, उनको निर्देश जारी किया कि आप लोग अब मूल्यांकन की पुराने पद्धति को छोड़िए और नई पद्धति जो सीसीई वाली है, इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसलिए कहा यह जाता है कि सीसीई की शुरुआत एनसीएफ 2005 के बाद ही हुई। ये तो बेटा इसके पूरे हिस्टोरिकल इसका अप्रोच था। और मूल्यांकन क्यों करें, इसके लिए कुछ जो पॉइंट्स लिखे हुए थे एनसीएफ 2005 में, या जो एनसीईआरटी ने जो सजेशंस दिए थे स्कूलों को, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे शो हो रही है। रिड्यूस स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के तनाव को कम करें। इवेल्युएशन सिस्टम शुड बी रेगुलर एंड कंप्रहेंसिव, जो मूल्यांकन प्रणाली हो कैसा हो, वो रेगुलर हो और कंप्रहेंसिव हो, यानी रोज रोज हो, लगातार मूल्यांकन करें और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के करने का काम करें। तीसरा क्या था, प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर फॉर क्रिएटिव टीचिंग, और शिक्षकों को रचनात्मक शिक्षण करने के लिए जरूर अवसर प्रदान किया जाए। प्रोवाइड द टूल ऑफ डायग्नोसिस एंड प्रोड्यूसिंग लर्निंग विद ग्रेटर स्केल, और जो निदान को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जिससे बच्चों की का जो निदान है, जो बच्चों की जो कमियां हैं, उन कमियों को जांचने के लिए जो निदानात्मक मूल्यांकन हम करते हैं, उस निदानात्मक मूल्यांकन को हम करें और उसको करने के स्किल्स को हम बनाएं और उसकी ट्रेनिंग भी टीचर्स को प्रोवाइड कराएं। ये सारी बात इसमें थी। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि सीसी में एक्चुअल होता क्या है, सीसी हम करते कैसे हैं। तो आपको पिछली क्लासेस में मैंने दो तरह के टेस्ट पढ़ाए थे, एफए और एसए, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैंने बताया था निर्माणात्मक मूल्यांकन, मैंने हिंदी में बताया था, और समेटिव इवेल्युएशन को मैंने बताया था संकलनात्मक मूल्यांकन। मैंने वहां बताया था ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों होता है, विद इन द कोर्स होता है, यानी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय ये चेक करने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा और कितना सिखाना बाकी है, या बच्चों के सिखाने में कितनी कमी है। जब हमें ये पता लगाना होता है तो हम एसएफए करते हैं, या निर्माणात्मक मूल्यांकन करने का काम करते हैं। ठीक है, और ऐसे क्या होता है, जब हमें बच्चों को फाइनल रिजल्ट देना होता है, जब हमको बच्चों को ग्रेडिंग करनी होती है, जब हमें ये चेक करना होता है कि बच्चे ने ओवरऑल कितना कितना सीखा, तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूअस साल भर हम और एफए और एसए में अगर अपनी पूरे इवेल्युएशन सिस्टम को बांट दें, तो अपने आप जो हमारा इवेल्युएशन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस का सेंस, जैसे मान लो टीचर ने आज क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया, पढ़ाने के बाद टीचर ने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने उसका आंसर दिया या नहीं दिया। इससे टीचर को पता चल जाएगा कि टीचर ने जो आज सिखाया, बच्चे उससे कितना सीखे, कितना सिखाना बाकी है, कितना सुधार करना बाकी है, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उनके न सीखने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इन सारी चीजों का पता वो लगा सकते हैं एफए के माध्यम से। और जब आपका करिकुलम पूरा हो जाए, जब आपका पेपर पूरा हो गया, जब आपका टॉपिक पूरा हो जाए, तब हम जो फाइनल टेस्ट बच्चों का लेते हैं, वही समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो आपकी स्क्रीन पे बेटा एक चार्ट दिख रहा है सेमेस्टर 1 का। तो इसमें क्या होता है, सेमेस्टर 1 जुलाई टू दिसंबर दिसंबर चलता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं,
एक एफए और एक एसए ले लेते हैं। तो और फॉर्मेटिव और समेटिव के जब नंबरों को जोड़ देते हैं आपस में तो ग्रेड बन जाता है। अगर आप अपने छोटे बच्चों की क्लास की मार्कशीट देखो, अगर आपके आस-पास छोटे बच्चे हों, तो आप मार्कशीट में देखोगे लिखा होगा एफए 1, एसए 1, एफए 2, एसए 2। तो एफए 1 क्या हो गया? एफए 1 का मतलब पूरे साल की पढ़ाई को हमने 2 सेमेस्टर में बाँट दिया। पहले सेमेस्टर में किताब के आधे पार्ट को पढ़ाया और आधे पार्ट को पढ़ाते समय में हमने बीच में एफए लिया। एफए को हम जो यूनिट टेस्ट लेते हैं बेटा, यूनिट टेस्ट के फॉर्म में भी ऐसे एफए कर सकते हैं। हम बच्चों से ओरल क्वेश्चन करके भी एफए कर सकते हैं और एफए के लिए प्रॉपर एग्जाम लेके भी कर सकते हैं। तो आजकल स्कूलों में क्या होता है? आजकल स्कूलों में पूरे किताब को 2 पार्ट में बाँट देते हैं। पहला पार्ट सेमेस्टर 1, दूसरा पार्ट सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में क्या हुआ? हमने कुछ पढ़ा के हमने एफए लिया। एफए लेने से हमने चेक किया कि बच्चों को क्या आ गया, क्या आना बाकी है। जो आना बाकी है उसको हमने फिर से पढ़ाया और फाइनली हमने ऐसे टेस्ट लिया, तो हमारा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो गया। हमने एफए 1 और एसए 1 के नंबर को आपस में जोड़ा, तो बच्चों का रिजल्ट ग्रेड आ गया। अब ऐसे ही एफए 2 किया, फिर एसए 2 किया, फिर दोनों नंबरों को आपस में जोड़ दिया, तो उनका एनुअल रिजल्ट बन के तैयार हो गया। कुछ इसी सिस्टम का फॉलो आजकल हम स्कूलों में करते हैं। ठीक है? तो यही एफए 1, एफए 2 का आपको चार्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। अब देखो हम यहां से बात करेंगे स्कूलिस्टिक एंड को स्कूलिस्टिक डोमेन क्या है इवैल्यूएशन का। तो हमने पहले ही बताया स्कूलिस्टिक का मतलब क्या होता है? वो सिलेबस, वो करिकुलम जिसको कक्षा में पढ़ाया गया। जैसे छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे मान लो अगर हम क्लास 6 में पढ़ाने जाएं, तो क्लास 6 में या क्लास 9 की बात कर लो, क्लास 9 में हम पढ़ाने जाएं, तो क्लास 9 में स्कूलिस्टिक इवेल्युएशन में क्या हो आएगा? स्कूलिस्टिक इवेल्युएशन में क्या क्या आएगा? स्कूलिस्टिक इवेल्युएशन में बेटा आएगा हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस, इंग्लिश, सोशल। और तो ये जो पेपर्स आए ये क्या है? ये स्कूलिस्टिक डोमेन के पार्ट हो गए। यानी स्कूलिस्टिक का मतलब हुआ पाठ्य क्रियाएं या करिकुलर एक्टिविटी, है ना? जो कक्षा में घंटी बजी, टीचर पढ़ाए, बच्चों ने पढ़ा, ये करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है। इसी डोमेन को हम स्कूलिस्टिक डोमेन कहते हैं, जहां बच्चों के नॉलेज का इवेल्युएशन हम करने का काम करते हैं। जो दूसरा इसका पार्ट है बेटा वो क्या है? को स्कूलिस्टिक। को स्कूलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? को स्कूलिस्टिक का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो स्कूलिस्टिक से रिलेटेड हो, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? को करिकुलर एक्टिविटी या को स्कूलिस्टिक डोमेन या गैर विद्यालयी गतिविधि। तो गैर विद्यालयी गतिविधि क्या हो गई? गैर विद्यालयी गतिविधि में जैसे मान लो करिकुलम के अलावा हमने सपोर्ट करने के लिए हमने टेक्नोवेशन करा दिया, हमने बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हमने कोई प्रोग्राम करा दिया, हमने निबंध प्रतियोगिता करा दी, बच्चों की जो है लिंग्विस्टिक अप्रोच आ गया, उनको इनकी हिंदी अच्छी हो गई। हमने जो है कविता काव्य हिंदी सप्ताह मना हिंदी पखवाड़ा मना दिया, हमने कोई कंपटीशन करा दिया, हमने कोई डिबेट करा दिया। तो ये सब क्या आता है? ये सब को स्कूलिस्टिक डोमेन का पार्ट है, जो नॉन फॉर्मल वे में बच्चों के पाठ्यक्रम को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब बात आती है नॉन स्कूलिस्टिक डोमेन। नॉन स्कूलिस्टिक में क्या होता है? नॉन स्कूलिस्टिक डोमेन को हम कहते हैं बेटा पाठ्यांतर क्रियाएं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो पाठ्यांतर क्रियाओं में क्या चीजें आती हैं? पाठ्यांतर क्रियाओं में क्या चीजें आती हैं? पाठांतर क्रियाओं में आएगा, जैसे स्कूल में हमने बच्चों को म्यूजिक सिखाया, हमने बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा दी, हमने उनको पीटी सिखाया, हमने उनको योगा सिखाया, हमने उनको मेडिटेशन सिखाया, है। और मान लो हमने बच्चों के नाखून को चेक किए, हमने उनको अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना सिखाया, हमने उनके चरित्र का निर्माण किया, हमने उनको उनकी हाइजीन मेंटेन करने का काम किया। ठीक है? तो जो ये सारी जो एक्टिविटी होती है वो नॉन स्कूलिस्टिक डोमेन में आती है। अब मैं आपको इसको और अच्छे समझाने के लिए मैं बताऊं कि अगर आपका के घर में कोई बच्चा
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ में कोई पढ़ता हो बच्चा और उसकी मार्कशीट अगर आपको दिख जाए तो उसकी मार्कशीट को आप हाथ में उठाओगे तो उसपे 3 तरह की कैटेगरी बनी हुई दिखाई पड़ती है। पहली कैटेगरी में क्या लिखा होता है? सब्जेक्ट लिखा होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ता है वो सब्जेक्ट लिखा होता है। उसके नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर्स के बाद उसकी ग्रेडिंग होती है ना? ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी, इस तरह से उसकी ग्रेडिंग दी गई होती है। और जैसे वो वाला टेबल खत्म होता है तो उसके नीचे दूसरा टेबल लिखा बना होता है, उसमें लिखा होता है फिजिकल एजुकेशन में इतना नंबर, ठीक है? तो उसका उसका ग्रेड लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि टेक्नोवेशन का इतना ग्रेड हुआ, उसके नीचे और भी जो एक्टिविटीज क्लास में हुई उसका इतना नंबर हुआ, ऐसे ग्रेडिंग लिखी होती है। उसके बाद नीचे एक और टेबल बना होता है, उसमें लिखा होता है हाइजीन, ठीक है? उसमें लिखा होगा स्वच्छता, लिखा होगा, उसमें लिखा होगा म्यूजिक, लिखा होगा डांस का नंबर, ठीक है? तो इस तरह के ढेर सारे इवेंट्स के लिए ग्रेड दिए हुए होते हैं। यही नॉन स्कूलिस्टिक, को स्कूलिस्टिक और स्कूलिस्टिक डोमेन के मार्कशीट्स होते हैं, है ना? तो इस तरह से आज के ज़माने में हम बच्चों के मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ का इवैल्यूएशन करते हैं और इसी को हम कहते हैं बेटा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे कुछ आपके ऊपर टेबल भी एक बना हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि अगर हमें स्कॉलिस्टिक डोमेन का टेस्ट करना है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, उसके लिए हमें क्या-क्या चीजें यूज करनी पड़ती है। अब देखो असेसमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक एरियाज। स्कॉलिस्टिक एरियाज में क्या-क्या आएंगे? ऑल द स्कूल सब्जेक्ट, सारे जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट का टेस्ट हम स्कॉलिस्टिक डोमेन में करते हैं। अब इसको टेस्ट करने की हमारी टेक्निक क्या होगी, हम किस तरह से टेस्ट ले सकते हैं? आप सोचो, जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास में पेपर वाइज, उसका टेस्ट कैसे हो सकता है? उसको उसके टेस्ट लेने की टेक्निक क्या होगी? या तो ओरल टेस्ट ले सकते हैं, या तो रिटन टेस्ट ले सकते हैं, या तो प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, या तो प्रैक्टिकल करा सकते हैं, है ना? स्कॉलिस्टिक चीजों के टेस्ट लेने का यही तरीका है। इसलिए जब आपका एग्जाम होता है तो कैसे कैसे होता है? आपका असाइनमेंट्स हो जाता है, आपका वाइवा वाइस हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल हो जाता है और आपका थ्योरी पेपर हो जाता है। तो कुछ टेक्निक्स है जिस टेक्निक से हम स्कॉलिस्टिक्स जो एरियाज हैं उस एरियाज में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए टूल क्या होगा? ओरल टेस्ट के लिए टूल क्या होगा? उपकरण क्या होगा? मौखिक प्रश्न पूछना, ओरल क्वेश्चंस, क्लास वर्क, यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या हुआ? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब हुआ निदानात्मक परीक्षण और असाइनमेंट्स का मतलब क्या हुआ? दत्त कार्य, ठीक है ना? इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? स्कॉलिस्टिक एरियाज का टेस्ट हम ले सकते हैं, ठीक है? अब इस ये टेस्ट हम कब लेते हैं? इसकी समय अवधि क्या होती है? इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है? हम इस टेस्ट को मंथली क्लास टेस्ट में ले सकते हैं, यूनिट टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, हम टर्मिनल टेस्ट ले सकते हैं, टर्मिनल टेस्ट का मतलब हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जाम के रूप में ले सकते हैं, हम एनुअल टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है? और इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? इसकी रिपोर्टिंग हम ग्रेड या नंबर के माध्यम से करते हैं। ये चार्ट पूरा पूरा क्या बता रहा है? ये चार्ट ये बता रहा है कि स्कॉलिस्टिक डोमेन में किन किन चीजों का मूल्यांकन करना चाहिए, उनके मूल्यांकन की टेक्निक्स कौन सी यूज करनी चाहिए, उनके मूल्यांकन के लिए टूल्स कौन सा यूज करना चाहिए, उनके मूल्यांकन का समय क्या होगा और उनके मूल्यांकन का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? ये सारी बातें हम लोगों ने सीसीई के बारे में आज की क्लास में देखी और आज की क्लास में हमने क्या-क्या बातें आपको बताई? हमने आपको आज की क्लास में बताया कि सीसीई क्या है, ठीक है? सीसीई से जुड़े हुए जो शिक्षा आयोग हैं, उनमें सीसीई के बारे में क्या-क्या बातें बताई गई हैं, सीसीई का के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सीसीई कितने तरह से कर सकते हैं, तो हमने बताया आपको सीसीई स्कॉलिस्टिक, को स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक वे में हम कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमने आपको स्कॉलिस्टिक डोमेन की गतिविधियां कैसे संपादित की जा सकती हैं, कैसे हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके लिए हमने आपको टूल, टेक्निक,
उसका टाइम पीरियड, उसकी ग्रेडिंग का सिस्टम भी हमने आपको बताया। ये बेटा सीसीई का पार्ट 1 हुआ और सीसीई हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिस दिन, उस दिन हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे और उस दिन हम सीसीई खत्म कर लेंगे। अगर यहाँ तक की पढ़ाई में किसी को कोई डाउट हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कर सकता है।